मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे कुछ छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण घटनाओं और खबरों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। छोटी छोटी इस मायने में कि मैं उसके बहुत लंबे चौड़े विश्लेषण पे नहीं जाऊंगा। अखबारों में भी इन घटनाओं को कोई बहुत ज्यादा जगह नहीं मिलती है, लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। भले ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण न हो, लेकिन दूसरी घटनाओं को मजबूत बनाने में, यानी कि हमारा जो ज्ञान का खजाना है उसको समृद्ध बनाने में, उसको और ज्यादा चमकीला बनाने में इन छोटी छोटी घटनाओं का बिल्कुल वैसा ही रोल होता है जैसे कि साड़ियों में कसीदेकारी का रोल होता है। तो आइए कुछ ऐसी घटनाओं को देखते हैं। आज के अखबारों में नोबेल पुरस्कार की घोषणा शुरू हो गई है। जो पहली घोषणा की गई है वह मेडिकल के पुरस्कार के लिए की गई है, मेडिसिन का पुरस्कार। मैं इससे पहले कि अपनी बात शुरू करूं, आपको दो बातें बताना चाहूंगा। पहली बात कि खासकर नोबेल पुरस्कारों को लेकर के अब परीक्षा में बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह अर्थ मत लगा लीजिएगा कि आपको इस पर तैयारी नहीं करनी है और करंट अफेयर्स के तहत जो भी बातें हो रही हैं आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। विश्व का श्रेष्ठतम पुरस्कार है, तो डेफिनेटली इससे आप अपने को वंचित कैसे कर सकते हैं। तो नोबेल पुरस्कार की जो बैकग्राउंड है, जो स्टैटिक पोर्शन है, किसने स्थापना की, कब से शुरू हुआ, किन किन विषयों में दिया जाता है, इसकी आपकी तैयारी होनी चाहिए। फिर करंट अफेयर से उसे आप लगातार अपडेट करते रहें। पुरस्कारों की घोषणा होनी शुरू हो गई है। लगातार जैसे जैसे घोषणाएं होती जाएंगी मैं आप लोगों को उससे परिचित कराता जाऊंगा और अखबारों में तो आप फिर पढ़ेंगे ही। तो अभी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार घोषित कर दिया गया है। ये अमेरिका के दो वैज्ञानिकों को दिया गया है। ये जो दोनों वैज्ञानिक हैं ये अमेरिका के ही हैं। नाम इनके आप ध्यान से सुन लीजिए, उतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से। एक वैज्ञानिक का नाम है विक्टर एम्ब्रोस। दोनों नाम याद रखिएगा, दोनों ध्यान से सुनिएगा। विक्टर एम्ब्रोस। हो सकता है कि एक नाम आप भूल जाए, एम्ब्रोस भूल जाए तो विक्टर दिमाग में रह जाए, विक्टर भूल जाए तो एम्ब्रोस दिमाग में रह जाए। तो एक वैज्ञानिक है विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे वैज्ञानिक है गैरी रूवकुन। गैरी रूवकुन, ठीक है। अब देखिए कि इन्होंने क्या खोज की है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि साइंस आपके सिलेबस में है और साइंस पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज्यादातर वे करंट वाले ही होते हैं, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। इन्होंने जो खोज की है वो है माइक्रो आर एन ए की। माइक्रो आर एन ए। ये माइक्रो, माइक्रो का मतलब बहुत ही सूक्ष्म, सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम जो भी कह लीजिए। माइक्रो, माइक्रो और मैक्रो दो शब्द होते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो बिल्कुल सूक्ष्मतम। और है आर एन ए। आर एन ए का फुल फॉर्म है रिबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो रिबो न्यूक्लिक है ये एक ही में लिखा जाता है। मैं स्पेलिंग्स बोल देता हूं। RIBONUCLEIC एसिड। डीएनए और आरएनए, मैं उनके अंतर को बताने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि इनके अंतर को आप थोड़ा सा देख लें। इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की है। ये बेसिकली जो जेनेटिक पदार्थ होते हैं, जीन्स कह लीजिए, जेनेटिक पदार्थ होते हैं, उनका बहुत ही सूक्ष्म हिस्सा होता है। मैंने बताया माइक्रो है तो बहुत ही सूक्ष्म हिस्सा होता है। ये जो माइक्रो आरएनए है ये कोशिका के स्तर पर जीन की कार्य प्रणाली को बदल देते हैं। जीन की कार्य प्रणाली को बदल देते हैं। और ये माइक्रो आरएनए जो है जीन की गतिविधियों को नियंत्रित भी करते हैं और इस तरह से जीवों के विकास में उनकी बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। तो जीन को नियंत्रित करने के नए सिद्धांतों के बारे में उन्होंने बताया है और उनके इस शोध से यह समझने में मदद मिली है कि शरीर में, हमारे शरीर में आपको मालूम है करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, कि हमारी ये कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस शोध से खासकर कैंसर जैसी घातक बीमारियों के इलाज के लिए नए रास्ते खुलेंगे। तो दोस्तों, ये थी इस बार के नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी जानकारियां। कुछ दिनों पहले अखबारों में आपने पढ़ा होगा मैक्सिको के बारे में। इस तरह के प्रश्न प्री एग्जामिनेशन में पूछे जाने लगे हैं, इसलिए मैंने इसे लिया है।
मैक्सिको, क्या आप बता सकते हैं कि कहाँ है? एटलस में कहाँ पर मिलेगा ये? अगर मैं वर्ल्ड मैप में इसे खोजने चलूं और आपसे पूछूं कि बताइए मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कहाँ इसके मिलने की संभावना ज्यादा है, तो क्या आप बता सकेंगे? और यदि आप नहीं बता पा रहे हैं तो फिर आप अपनी तैयारी को दुरुस्त कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे ही अमेरिका, यूएसए, अमेरिका खत्म होता है और इधर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप शुरू होता है, उसके बीच में एक पतली सी आपको डंडी सी गर्दन जैसी दिखेगी, वही मैक्सिको है, यानी कि बिल्कुल अमेरिका का पड़ोसी देश। और कभी कभी आप अखबारों में ये पढ़ते होंगे कि किस तरह से जो अमेरिका है मैक्सिको से आने वाले प्रवासियों से, अवैध घुसपैठ करने वाले प्रवासियों से थोड़ी सी दिक्कत भी महसूस कर रहा है। तो खबर ये नहीं है, खबर ये है कि मैक्सिको को पहली महिला राष्ट्रपति मिली है। ये चुनाव में हुआ है, पहली महिला राष्ट्रपति। इतने साल हो गए हैं मैक्सिको को आजाद हुए, लेकिन महिला राष्ट्रपति वहां पहली बार बनी है। उनका नाम ध्यान से सुन लीजिए, उनका नाम है क्लाउडिया शिनबाम। क्लाउडिया शिनबाम। नो डाउट फ्रेंड्स, अभी मैक्सिको में जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं के समाधान आसान नहीं है, और ये महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी कि कैसे वे इनके समाधान सुझा करके, लोकप्रियता प्राप्त करके महिला राष्ट्रपति की एक बहुत अच्छी नींव वहां वो रख पाती है। फ्रेंड्स, अभी अखबारों में ये खबर आ रही है, खासकर ड्रग्स को लेकर। कुछ दिनों पहले खबर मिली थी कि किस तरह से दिल्ली में ड्रग्स की खेप पकड़ी गई। अभी जो खबर मिली है वो ये है कि भोपाल में बकायदे इसकी फैक्ट्री मिली है, यानी कि वहां ड्रग्स बनाई जा रही थी और इसकी कीमत जो आंकी गई है वो 1800 करोड़ के आसपास की है। बाप रे बाप, 1800 करोड़ रुपए की ड्रग! भोपाल जैसे छोटे से शहर में जिसकी आबादी कुल मिलाकर के 24-25 लाख की होगी। और सच पूछिए तो खासकर जो ड्रग्स की फैक्ट्री मिली है, इसने पूरे देश को आश्चर्य में डाल दिया है और चौकन्ना भी कर दिया है। अभी तक खासकर ये खबरें पढ़ने को मिलती थी कि जो ड्रग्स है उसकी तस्करी होती है, बाहर से तस्करी हो रही है, ठीक है। लेकिन अब उसमें ये एक तथ्य और भी जुड़ गया है कि नहीं, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे देश में हो रही है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग की खबरें नहीं थी, लेकिन अब ये लगने लगा है कि नहीं, शायद ये बहुत बड़ी संख्या में होने लगी है। तो दोस्तों, ये जो ड्रग्स का विषय है एक तरह से इंपॉर्टेंट विषय बन गया है, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी और प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी। मुख्य परीक्षा की दृष्टि से खासकर ड्रग्स के क्या दुष्प्रभाव होते हैं, ड्रग्स कैसे हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा कर रहा है, समाज के लिए क्या संकट खड़े कर रहा है, ये मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। और डेफिनेटली इसी के तहत आ जाएगा कि ड्रग्स को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास क्या उपाय हैं। कुछ कानून बनाए गए हैं, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया है, तो इस पर आपकी अच्छी तैयारी हो जानी चाहिए। ड्रग्स का जो सबसे बुरा प्रभाव जो देखा जाता है दोस्तों, वो देखा जाता है आंतरिक सुरक्षा को लेकर। देखिए, इसमें केवल भारत देश के लोग ही इन्वॉल्व नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का काम होता है। इनकी लिंकिंग होती है, तस्करी होती है, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, और इनसे सबसे बड़ी बात है कि जो कमाई होती है उसका क्या होता है। ये माना जा रहा है और ये स्थापित सत्य है कि इससे जो धन मिलता है, जो कमाई होती है, उसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जाता है। आतंकवादियों की फंडिंग करनी है, हथियार खरीदने हैं और दुनिया भर के दो उल जलूल काम करने हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए, और उस पैसे का इंतजाम करने का एक जो माध्यम है वो है ड्रग्स की तस्करी। ध्यान होगा आपको, इससे पहले एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, शायद 10 साल पुरानी फिल्म हो गई है उड़ता पंजाब। उसमें यही बताया गया था कि किस तरह से जो पंजाब के युवा हैं वो ड्रग्स के कितने जबरदस्त रूप से शिकार हो चुके हैं, उन्हें अपना कोई फ्यूचर दिखाई नहीं देता। और अगर भोपाल जैसे शहर में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं तो इसका मतलब यह है कि अब ये जो ड्रग्स का मामला है ये केवल बड़े बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गया है, इसकी पहुंच छोटे शहरों में भी हो गई है। पहले तो ये माना जाता था कि ज्यादातर ये सीमावर्ती राज्यों तक सीमित है, जैसे पंजाब सीमावर्ती राज्य, उधर नॉर्थ ईस्ट सीमावर्ती राज्य है, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। भोपाल तो हमारे देश के मध्य में स्थित है, वहां तक इसकी इतनी जबरदस्त पहुंच हो चुकी है। तो डेफिनेटली सरकार अपने स्तर पर काम करेगी, जो दूसरी एजेंसियां हैं वो अपने स्तर पर काम करेंगी ही, लेकिन जो सबसे बड़ा जो रोल होगा वो समाज का होगा कि किस तरह से इसके खिलाफ
सामाजिक सतर्कता बरती जाए, यानी कि जो इन कामों में लगे हुए हैं उनको कैसे नियंत्रित किया जाए। हम और कुछ नहीं कर सकते, तो इसकी सूचना तो बाकायदे एजेंसियों को दे ही सकते हैं। और दूसरा यह है कि कैसे इसके विरुद्ध जन चेतना पैदा की जाए, और खासकर युवाओं के अंदर। तो दोस्तों, ये थी कुछ खबरें, इनके बारे में बस इतना ही। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।